अच्छा, ओके, बुक एमपीपीएससी के पर्पज से आप बुक, मेरा टॉपिक आज का ये है कि सामुदायिक संगठन का सिद्धांत। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है तो एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए। देखिए अब हाँ, देखिए सामुदायिक संगठन के सिद्धांतों में सामान्यीकृत, अब देखो मैं यही बोलता हूँ ना, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इग्नू के होते हैं। सामान्यीकृत मतलब बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे समझ भी नहीं रहे होंगे। सामान्यीकृत का मतलब होता है जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन होता क्या है, अब इसके बारे में जब नहीं अगर आता है तो आप मुझसे बोलकर पूछिए हर एक शब्द के बारे में। जो भी मैंने शब्द अपने मुंह से बोल दिया है, अगर नहीं समझ आया आपको तो उस शब्द के बारे में मुझसे दीपा जी पूछिए। को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो आप तुरंत मुझसे वो चीज़ें पूछिए। देखिए दीपा जी का तो अभी लिंक ही नहीं आया, मैं तो स्क्रीन पर ही आ गया था। आप तो नहीं। चलो, तो सामान्यीकरण की बात अगर मैं करूँ आप लोगों से, तो सामान्यीकरण में आप ध्यान रखना, बेसिकली ये कार्य होता है जैसे दो तीन एक्टिविटी हो। मतलब मान लीजिए आप कोई एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, उस एक्टिविटी में दो तीन एक्टिविटी और इन्वॉल्व करवा रहे हो, ताकि ये एक्टिविटी आपको स्पष्ट समझ में आ जाए कि ये बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है, या वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति में पुनर्वासित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसी गतिविधियों को कहा जाता है जनरलाइजेशन, एक प्रकार से सामान्यीकृत। और यही सामुदायिक संगठन के सिद्धांत में कहता था, बोला जाता था कि सामान्यीकृत मार्गदर्शन नियम को समझा जाए, इसके नियम को समझा जाए, इसके लिए सिद्धांत आए थे। सिद्धांत लाने का भाई बेसिकली मोटो यही था सामुदायिक संगठन में, कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसका मूल्य निर्धारण करना पड़ेगा। मूल्य का मतलब ये नहीं कि प्राइस निर्धारण कर रहे हो आप लोग, मूल्य का मतलब होता है यहाँ पर वैल्यूज, मानदंड निर्धारित करते हो। ठीक है भाई, मानदंड निर्धारित करते हो। बात को समझिए, मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ वो प्रश्न बनता है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसी कंडीशन पर जो सामुदायिक संगठन है, जहां पर मैंने सामान्यीकृत मार्गदर्शन का नियम बताया है, वही सामान्यीकृत मार्गदर्शन का नियम सही कार्यवाही का नियम कहलाता है। और प्रश्न बने, आप सबसे मान लीजिए ये प्रश्न बन जाए कि सही कार्यवाही का नियम निम्नलिखित में से किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है? सामुदायिक संगठन के सिद्धांत को, कि समूह कार्य सिद्धांत को, कि व्यक्तिगत कार्य सिद्धांत को, कि सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को। तो ध्यान रखना, जब किसी भी कार्यवाही की बात हो, जब किसी भी एक्शन की बात हो, क्योंकि मुर्रे जी रोज का नाम भी आएगा, अभी उन्होंने ऑलरेडी एक कार्यवाही के बारे में बात किया है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे किया है, उसके बारे में चर्चा भी करूंगा सिद्धांत में ही। तो यही चीज़ है, वो कह रहे थे कि एक्शन का नियम होना चाहिए, मतलब कोई काम करने से पहले आपके पास रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, मानदंड होने चाहिए, आचार्य संहिता। ऊट पटांग काम नहीं करना आप। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो भाई आप लोग, और किसी कम्युनिटी में जाने से पहले आप सोचिए एक बार, वहाँ पर 50-60 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, 70 लोग हो सकते हैं, एक समग्र रूप में हो सकते हैं, एक समिष्ट की जनसंख्या में आपको मिल सकते हैं वो सभी लोग। अब जब वो समिष्ट जनसंख्या में आप सबको मिलेंगे, तो क्या बताइए, आप ऊट पटांग कोई कार्य करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सामुदायिक संगठन के जितने भी सदस्य हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ोगे आप लोग, और ऐसी कंडीशन करने के लिए आपको सामुदायिक संगठन के सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। और सिद्धांत यही कहता है कि सामान्यीकृत करके हमें उसे मार्गदर्शन देना है। दूसरी बात यह कहता है कि हमें जो भी काम करना होगा वो सही कार्यवाही की प्रक्रिया में करना होगा। और सही कार्यवाही का मतलब होता है एक्शन, क्रिया। कार्यवाही का मतलब होता है क्रिया, जिसको एक्शन, एग्जाम में कार्यवाही करके पूछा जाता है क्वेश्चन, कार्यवाही करके प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात आप लोगों को यहाँ पर यह था, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं मूल्य निर्धारण के लिए बनाए जाते हैं, ताकि जितने भी व्यक्ति हैं उसका अनुसरण करें, ठीक है, और वही अनुसरण के माध्यम से उन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से हम जोड़ सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं, जब आप कोई सिद्धांत को लगाना, कोई भी सिद्धांत अब जब कभी आप फॉलो करना, तो उस समुदाय के जितने भी व्यक्ति होंगे उन सभी व्यक्तियों का समूह में ही संचालन करना। आप ऐसा मत करना कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत आपने लागू कर दिया सामुदायिक संगठन में, फिर ये गलत हो जाएगा आपका। फिर तो पर्टिकुलर आप किसी व्यक्ति पर, और वो पर्टिकुलर जो देख रहे हो, तब वहाँ पर कई कई बातें आती हैं निकल के सामने हमारे। भेदभाव हो सकता है, निष्पक्षता हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि इंडिविजुअल हो गया ना अब तो वो। अंतरण प्रतिअंतरण की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल सकती है आप लोगों को वहाँ पर। मतलब आप समझ रहे हो नहीं मेरी बात? बताइए जरा एक बार। जी सर।
तो ये, हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी की सारी बातें जो आप सबके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मुर्रे जी रोज कहते थे कि जब कभी भी शामिल व्यक्तियों के साथ समूह में आप कोई काम करेंगे तो इसके साथ साथ समूह और सदस्यों का नियोजन करने की जो प्रक्रिया होगी वो होनी चाहिए। अगर नियोजन की प्रक्रिया नहीं होगी और अगर उसे समायोजित करने की प्रक्रिया नहीं होगी तो वह कार्य नहीं कहलाएगा। तो सामुदायिक संगठन में मैं आपको बताऊं, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहला नाम आप देख रहे हैं मैकलीन का नाम। मैकलीन महोदय क्या कहते हैं, जरा इस पर हम विचार करते हैं मैकलीन महोदय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैकलीन महोदय के बारे में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो इन्होंने विभिन्न तरीके से अपने सामुदायिक संगठन की परिभाषा में जिक्र किया। जैसे अगर आपको मैं एक पॉइंट बताऊं तो सबसे पहली पॉइंट क्या कह रहा है कि समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन व्यक्तियों और उसकी आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। मतलब जो भी काम आप करेंगे समुदाय में, सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए कि वो समुदाय के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। अननेसेसरी काम नहीं करोगे भाई। पता चले आप गए हो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करवाने और वहाँ पर गए अपनी दुखड़ा सुनाने लगे आप, या तो आप ये समझिए कि आप वहाँ पे गए किसी व्यक्ति को, भाई आप तो ऑनर तो है ही हो एक प्रकार से, आप चले गए हो कहीं कम्युनिटी वगैरह में तो आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में राजनीति कर रहे हो, वहाँ पर पूछ रहे हो। ये काम नहीं है आप लोगों का। सोशल वर्कर का काम होता है कि आप समुदाय में जाइए, जितने व्यक्ति हैं सबसे पहला आप उसकी आवश्यकता को देखिए। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। दूसरी बात देखिए यहाँ पर कह सामुदायिक संगठन में समुदाय के प्राथमिक सेवार्थी माना जाता है। अब देखो मैं, अच्छा कल प्रियंका एक नाम है, प्रियंका जी का, यूजीसी में आती हैं, वो क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया शायद अभी इस क्लास में। तो उनका एक प्रश्न था, मैंने ट्रेकर को पहले बता रखा था, गरिमा मैडम। तो जब मैंने वो प्रश्न बोला था कि समूह जो सामाजिक समूह कार्य है, सामाजिक समूह कार्य में सेवार्थी का जो रूप दिया है वो दिया है ट्रेकर का नाम आता है। उसके बावजूद भी वो बच्चे प्रश्न देखो बार बार मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, और मैंने कई बार ये बात बोला है कि ट्रेकर महोदय ने इस बात को साफ शब्दों में कहा है समूह कार्य में कि जो सेवार्थी है वो समूह कार्य में जो सदस्य हैं उन सदस्यों का नाम सेवार्थी दिया है, और ये नाम दिया है सेवार्थी उसने, ट्रेकर ने। अब यही बात मैं कह रहा हूँ कि समुदाय में फिर सेवार्थी का नाम देखो, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे नाम नहीं है, बट आपको समझना है। लेकिन मैकलीन यहाँ पर क्या बहुत बात कर रहा है, सेवार्थी को ध्यान में रखकर कह रहा है कि प्राथमिकता जो देंगे आप सेवार्थी को देंगे। और सेवार्थी आपके लिए क्या है भाई, सेवार्थी के रूप में समुदाय, पड़ोस, नगर, जनपद, राज्य, देश, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी है आप। और कम्युनिटी जो है, यहाँ पर कम्युनिटी के बारे में अगर सेवार्थी कोई व्यक्ति मान रहा है प्राथमिक सेवार्थी के बारे में, तो मैकलीन मान रहा है यहाँ पर कम्युनिटी में। कहीं ट्रेकर का नाम यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन ग्रुप वर्क में ट्रेकर का नाम आएगा। बहुत बारीक से समझना, यहाँ से प्रश्न बनता है यूजीसी में, ठीक है। और एमपीपीएससी में भी बनने की पूरी संभावनाएं हो सकती हैं यहाँ से, ठीक है। अगर मैं एग्जामिनर अगर होता तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये एग्ज़ाम ज़रूर देता, मतलब उसमें प्रश्न जरूर देता ये लोग कि भाई बताइए कम्युनिटी वर्क में और ग्रुप वर्क में जो सेवार्थी है उसका दर्जा किसने प्रदान किया है, ठीक है। ये ज़रूर मैं बोलता, क्योंकि ये जानकारी बताती है कि आपने उसके बारे में डीप पढ़ा है, ठीक है। ये बताता है ये जानकारी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि सामुदायिक संगठन में या स्वयं सिद्ध धारणा की समुदाय जैसा है वैसा ही। देखो अब कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक प्रकार से यहाँ पर जो ग्रुप वर्क में या जो कम्युनिटी वर्क में या जो केश वर्क का एक कॉमन सिद्धांत हमने पढ़ा था, स्वीकृति का सिद्धांत, जिसको आप अनुमोदन कहते हो, एक प्रकार से अप्रूवल का भी नाम उसका दिया जाता है, अप्रूवल भी, ठीक है। कम्युनिटी में अनुमोदन बोला जाता है स्वीकृति को। एग्जाम में अनुमोदन लिखा मिलेगा, स्वीकृति बहुत कम मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुमोदन भी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि समुदाय जैसा भी है, जहाँ भर भी है, हमें वैसे ही हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बात तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं, जिस दिन आपकी पहली क्लास थी मैंने ये चीज़ें उस दिन भी बताई थी आप लोगों को। आप देखिए पॉइंट नंबर 4 को, कि समुदाय सभी व्यक्ति के लिए स्वाध्याय और कल्याण सेवाओं में रुचि रखते हैं और समुदाय के सभी कार्यों के तथ्यों और संयुक्त प्रयासों में भाग लिया जाना सामुदायिक संगठन का अनिवार्य होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सामुदायिक संगठन के दौरान मैकलीन एक बात और कहते हैं कि सहभागिता की भूमिका इंपॉर्टेंट है भाई।
अच्छा बताइए जरा, लोगों की जो भागीदारी है इसके अवधारणा को किसने दिया है, लोगों की अवधारणा को? गरिमा बोलिए, और कोई व्यक्ति जिसको भी पता है बताइए, लोगों की अवधारणा सर ये। ओ जानम। अरे यार कहाँ से कर, आप ऐसे ही नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हो लग रहा है। सहायता, अच्छा ओ जानम। नहीं नहीं, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, गलत जवाब आ रहा है। लोगों की भागीदारी पिंकस और मिनहम का नाम आता है। ठीक है भाई, पिंकस और मिनहम का नाम आता है। ये चीज़ें याद होने वाली चीज़ें हैं, है ना, जो कि आप लोगों को अगर जेहन में रहेगा, माइंड में रहेगा, तभी तो पता चलेगा ना आप लोगों को ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर लोगों की भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। पॉइंट नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि मानव आवश्यकता। अब देखो, मानव आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, जिसको मानवता आप बोलते हो, भली भांति तरीके से आप लोग जानते होंगे, है ना। मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। अब्राहम मैस्लो ने जब उस समय पिरामिड के माध्यम से बता रहा था, तो उसके कॉन्सेप्ट को किस तरीके से मैकलिन प्रयोग में ला रहे हैं सामुदायिक संगठन में, जरा ध्यान से समझिए मेरी बात को। कहते हैं कि हर समय बदलती रही मानव आवश्यकताएं, जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति जिस तरीके से मैस्लो के सिद्धांत में जो मनोदैहिक अवस्था है, उसके बाद जो शारीरिक उसके बाद जो सुरक्षा की आवश्यकता है, उसमें किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, फिर उसके बाद जो प्रेम या लगाव या स्नेह की आवश्यकता है, उसमें किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, फिर किस तरीके से सम्मान में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन सम्मान का एक स्टेप है जिसको स्टीम कहते हैं आप लोग। फिर उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलेशन की बात होती है, जहाँ पर एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आत्मसिद्धि की बात होती है 5वें स्टेप में। तो ठीक उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जब जैसे जैसे स्टेप में बदलता है, अवस्थाओं में जाता है, तो उसकी आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। तो और कहता है कि व्यक्ति के आपसी संबंधों की वास्तविकता के सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया की गति मानी है, और सामुदायिक संगठन का उद्देश्य पूर्ण परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है। पूर्ण परिवर्तन का मतलब होता है एक प्रकार से कि चेंजेस की बात करता है, तो परिवर्तन एक्सेप्ट मतलब इसको स्वीकार करता है, और ये मैकलिन करता है कि परिवर्तन तो ज़रूरी है, और परिवर्तन तब होगा भाई जब मानव की आवश्यकता का ध्यान में रखेंगे आप, और उन सभी व्यक्तियों को वास्तविकता से रिलेट कराएंगे आप, अनुभव के आधार पर उनसे काम लेंगे आप, स्व आधार पर या स्व अवसर पर आप उससे क्या देंगे, अभ्यास करवाएंगे या एक्टिविटी करवाएंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 5 है, ये आपका सही मानी जाएगी। ठीक है बात समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 6 देखो, सामुदायिक संगठन में समाज कल्याण के सभी संस्था, संगठन और परस्पर निर्भरता को माना जाता है, और संस्था अकेले में उपयोगी नहीं हो सकती है, बल्कि दूसरे संस्था के संदर्भ में भी कार्य कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, समाज कल्याण संगठन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे संगठन की परस्पर निर्भरता मानी जाती है। तो कोई भी संस्था अकेले में उपयोगी नहीं मानी जाती है कि कोई यूनिटी मतलब अकेले में काम करे, है ना। जाहिर सी बात है, उसके साथ कोई ना कोई चीज़ ज़रूर, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट लिंक होगा, या तो कोई ना कोई मान्यता प्राप्त होगी, है ना। कुछ चीज़ें ज़रूर इन्वॉल्व होनी चाहिए, एनजीओ वगैरह, ऐसी जो भी एनजीओ है, जो भी संस्था है, अगर उसके साथ है और तब कार्य कर रही, तो यह सामुदायिक संगठन में बहुत अच्छी बात है। तब समाज कल्याण के लिए आप कार्य कर सकते हैं अच्छा से, क्योंकि मिलकर काम करने में जल्दी परिवर्तन देखने को मिलता है ना। अब ऐसा ये भी ना सोचें आप लोग कि आप अकेले कोई एनजीओ अगर आप ओपन कर दिए तो आप ऐसा नहीं कि आप सामुदायिक संगठन नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उपयोगी उतनी नहीं मानी जाती है, उतना उपयोगी जो है नहीं मानी जाती है इंडिविजुअल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट होना चाहिए ज़रूर, रजिस्टर्ड होना चाहिए, या किसी न किसी एनजीओ से क्या नाम है उसका लिंक होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। समाज कल्याण के सामुदायिक संगठन की एक प्रक्रिया के रूप में समाज कल्याण या समाज कार्य का ही एक भाग माना जाता है। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन के अभ्यास के लिए व्यावसायिक शिक्षा समाज कार्य शिक्षा संस्थानों के माध्यम से अच्छे तरीके से दी जानी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप सामुदायिक संगठन में कोई भी कार्य करेंगे, उस दौरान आपको वैज्ञानिक प्रणाली, ज्ञान, कौशल, व्यावसायिक कार्य, समाज कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो, और नीति इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, उस समुदाय में परिवर्तन लाना चाहिए। तो यहाँ पर समाज कल्याण की जो बात कही गई थी, वो बात ये कही गई थी कि व्यावसायिक शिक्षा भी एक प्रकार से समाज कार्य शिक्षा संस्थान के माध्यम से अच्छे तरीके से दी जा सकती है। तो जब कभी भी आप कम्युनिटी में काम करें, तो कम्युनिटी में अगर आप वोकेशनल एजुकेशन देंगे तो वो सक्सेस हो जाएगी आपकी। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मैं अगर कहूँ कि समुदाय में आप चले गए,
अब समुदाय में तो भाई आपको 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी मिल सकता है ना, तो 80 साल वृद्ध व्यक्ति के लिए बताइए क्या शिक्षा दोगे? क्या उसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओगे आप? अब बताइए अच्छा, उससे क्या करवाएंगे आप? व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए आप उसको प्रशिक्षण देंगे, और ऐसा प्रशिक्षण देंगे आप उसे ताकि वो अपने समय को सही तरीके से वो यूज़ कर सके प्रशिक्षण के माध्यम से, और साथ ही साथ कुछ अपना क्या कर सके भाई, पैसे अर्न भी कर सके प्रशिक्षण। तो हमें जैसे उन व्यक्तियों के लिए मोमबत्ती बनाना सिखा सकते हैं, कैरी बैग बनवाना सिखा सकते हैं, मतलब फुर्सत के समय में ऐसी गतिविधियों को हम यूज़ में ला सकते हैं। तो यह गतिविधि कहलाती है व्यावसायिक शिक्षा, जहाँ आप उसे क्या सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने ट्रेनिंग लिया है तो हम लोग एक प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल ही शब्द है व्यवसाय का, ठीक है। तो हम लोग व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं हम सभी लोग, तो हम सब लोगों ने ट्रेनिंग लिया है ना, प्रशिक्षण लिया है, विभिन्न एनजीओ में जाकर, विभिन्न संस्थानों में जाकर, है ना, सरकारी संगठनों में जाकर, गैर सरकारी संगठनों में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो यह एक प्रकार का क्या माना जाता है, व्यावसायिक शिक्षा मानी जाती है। तो ऐसी गतिविधि आप उनको करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी मत जाके बोल देना कि भाई आप भी जाके MSW करो तो आप व्यावसायिक शिक्षा कर लिया, मतलब 70 साल के वृद्ध व्यक्ति को, तो ये गलत हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा देने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण को ध्यान में रखिए, और प्रशिक्षण होगा आप आयु के आधार पर करिए तो FACP वहाँ पे लागू हो जाता है, फंक्शनल चेकलिस्ट असेसमेंट प्रोग्राम बोला जाता है इसको, FACP को, तो वो लागू हो जाता है यहाँ पर, है ना, व्यावसायिक शिक्षा में चेकलिस्ट है ये। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, है ना, क्योंकि वो एज के अनुसार होता है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं रॉस महोदय का। देखिए रॉस महोदय का पहली बात तो ये एग्ज़ाम में प्रश्न बनाया है रॉस महोदय ने, मैकलिन से प्रश्न नहीं पूछा गया है, ठीक है, लेकिन आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझे हैं तो आप लोग अब यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। महोदय रॉस का यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनाया जाता है आप लोगों से, ठीक है। देखिए ये टोटल 28 सिद्धांतों के बारे में दिए हैं। एग्जाम में प्रश्न आया था कि बताइए सामुदायिक संगठन में महोदय रॉस ने कितने सिद्धांत दिए, तो नंबर लिखा हुआ था, ठीक है, 7, 28, 13, 20 ऐसे कुछ नंबर दे देता है एग्जाम में। तो 28 आपको याद रखना है, और इन 28 के जो 28 सिद्धांत थे, सॉरी मैं डनहम की बता रहा हूँ यार, ठीक है, 28 सिद्धांत डनहम के है, मैं हाँ सॉरी डनहम के है, हाँ वेरी, यहाँ पे 28 उसका रोज का नहीं होगा भाई, रोज का 13 सिद्धांत होंगे, रोज का 13 सिद्धांत होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, रोज का 13 सिद्धांत होंगे, 28 सिद्धांत जो है डनहम के हैं, ऑथर डनहम के हैं, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, अभी इसको भूल जाइए। तो रोस महोदय ने 13 सिद्धांत क्या बोला, उसने कहा कि भाई जो भी समुदाय में जो चीज़ें विद्यमान रहेगी, जिस चीज़ों को हम किसी के कार्यों के प्रति अगर असंतोष देखते हैं तो संगठन में, तो उसका जब विकास होता है तो वह एक प्रकार का सिद्धांत कहा जाता है। तो आप यहाँ पर पॉइंट में पढ़िए, देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि समुदाय में विद्यमान दशाओं के प्रति असंतोष का कारण संगठन का विकास होता है। ये पहला सिद्धांत दिया महोदय रॉस द्वारा, ठीक है। तो रॉस का ये सिद्धांत है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। मुर्रेजी रॉस का दिशा निर्देशन के रूप में जाने जाते थे, ये किसके रूप में जाने जाते थे, दिशा निर्देशन के रूप में जाने जाते थे ये। और ये इन्होंने कहा जो असंतोष की गहरी और व्यापक रूप से जो समझ होती है या जो भावनाएं होती है वो अधिक प्रभावी होती है, ठीक है ना। और यह भावनाएं जो प्रभावी होती है, इसी भावना में ही स्प्रिंग बोर्ड का काम करती है। तो अभी कभी मान लीजिए प्रश्न बन जाए कि स्प्रिंग बोर्ड का काम करेगी निम्नलिखित में से बताइए किसका सिद्धांत, तो याद रखना रॉस का सिद्धांत का काम करेगी, स्प्रिंग बोर्ड का काम करेगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है। उसके बाद कहते हैं कि विशेष समस्याओं के संदर्भ में इस असंतोष को केंद्रित किया जाना और इसे संगठित और नियोजन का प्रयास किया जाना। अब देखिए मेरी बात को समझिए आप लोग अच्छे से, यहाँ पर जैसे संगठित करने की बात है, मेरी बात समझ में आ रही है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, संगठन नियोजन के बारे में, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि विशेष समस्याओं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है और वहाँ पर ये चीज़ें देखनी कि असंतोष केंद्रित हुआ कैसे है, ठीक है। तो ये सिद्धांत आपका माना जाता है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप ध्यान रखिए, एग्जाम में प्रश्न इसके डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक शब्द देख रहे हैं आप लोग, असंतोष असंतोष असंतोष, जहाँ पे आपको मिले तो तुरंत लगा दीजिए रॉस, ठीक है। रॉस की वो बात नहीं रॉस आ रही थी, इसलिए सारा का सारा चीज़ें असंतोष उत्पन्न हो रहा था। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं रॉस,
ठीक है। तो सामुदायिक संगठन में जो आरंभ करता है और वह इसे सजीव मानता था और समुदाय में अधिक से अधिक सदस्यों का अनुभव होता था, ठीक है। तो इसके बारे में इसने बोला था। फिर संघ और संस्था का औपचारिक और अनौपचारिक, देखो यहाँ पर जो औपचारिक और अनौपचारिकता की बात हुई थी तो उसकी पहचान और स्वीकृति को लेकर हुई थी, ठीक है, समुदाय में। अच्छा, स्वीकृति क्या थी? स्वीकृति कहने का मतलब सबसे पहली बात तो ये कहता था, ये सिद्धांत पॉइंट नंबर 4 का बोलता था कि सामुदायिक संगठन के लिए समुदाय के लोगों की भागीदारी होना बहुत आवश्यक है, ये पहली बात ये कहता था। दूसरी बात ये कहता था कि जो सभी सदस्य हैं जो समुदाय में, वो आमने सामने से संपर्क में अगर वो लिप्त नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो समुदाय का आकार है, म्यूट हो जाइए, आवाज़ आ रही है बड़ा आप सबके बैकग्राउंड से, तो ध्यान रखना आप लोग ऐसी कंडीशन पर वो समुदाय बड़ा होता है, ठीक है, वो कम्युनिटी बड़ी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सर जी आप म्यूट हो जाइए। हाँ, एक पॉइंट और नंबर देखिए, पॉइंट नंबर 5 कि संघ संस्था के उद्देश्य कार्यविधियाँ ऐसी हो जो सदस्यों को मान्य हो। कहने का मतलब बताइए जरा, क्या होना चाहिए इसका अर्थ बताइए। जो संस्था का उद्देश्य है, कार्यविधि जैसी हो जो सदस्यों को मान्य हो। तो ऐसी कंडीशन पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक प्रकार से मैं बताऊँ तो कार्य विधि और प्रक्रिया विधि का एक उच्च स्वीकार्यता प्रदान कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर जब सहयोग लोगों के विभिन्न समूहों को एक साथ लाया जाता है तब ऐसी कंडीशन का हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन बेसिकली अभिवृत्तियों को, व्यवहार को, जो अभिवृत्ति है और जो व्यवहार है उसको परिवर्तन के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ पर इसने एसोसिएशन को लक्ष्य रख कर ध्यान में तो प्रक्रिया प्रविधियों के बारे में भी जिक्र किया था। तो इसने कहा था एकीकृत एसोसिएशन के रूप में एकीकरण करने का जो काम है वो बहुत कठिन है। तो ऐसी कंडीशन पर हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, संस्था के उद्देश्य और कार्यविधियों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं, तो संस्था और कार्यक्रमों में कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप होने चाहिए जहां पर संवेगात्मक होना चाहिए। संवेगात्मकता का मतलब होता है एक प्रकार से एसोसिएशन के जो भी कार्य होंगे वो भावनात्मक तत्व सहित होंगे, जहां पर गतिविधियां शामिल की जाएंगी। जैसे मैं कहूं कि अगर समुदाय में एकत्र कर लिया आपने सभी लोगों को, तो समूह को एक साथ लाने के लिए आपने जो सहयोग विकसित किया है उसके लिए आपको विचार साझा करना पड़ेगा, भावनाएं साझा करनी पड़ेगी, उत्सव त्यौहार इत्यादि महत्वपूर्ण जो भी बातें होंगी उसका आपको क्या करना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा। तो रीति रिवाजों को, उन मूल्यों को इंगित करता है जिसमें एसोसिएशन बना होता है। तो वही एसोसिएशन के कार्यक्रम में भावनात्मक तत्व का होना अत्यंत आवश्यक है। एसोसिएशन का मतलब होता है संघ, ठीक है, एसोसिएशन का मतलब होता है संघ, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो इसने कहा कि जो संघ संस्था है वो समुदाय में विद्यमान सद्भाव का प्रयोग करना चाहिए। देखो सद्भाव का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, सद्भाव क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे में आपको सद्भावना जो प्रतिक्रियाएं हैं ये संचालित होती हैं। तो ऐसे में आप लोगों को सामुदायिक जो भी प्रयास होंगे वो रचनात्मक होने चाहिए, भागीदारी और अंशदान के इच्छुक होने चाहिए। यहाँ पर गुडविल का एक कोटेशन दिया था गुडविल ने कि समर्थन के अनेक स्रोत होते हैं जिन्हें सहयोगी सामुदायिक पहलों में संचालित किया जा सकता है, ठीक है। सामुदायिक पहलों में, पहल मतलब एक स्टार्ट करना, आरंभ करने की गतिविधियों में संचालन करने में एक अहम बात होती है, ठीक है। तो लोगों की वास्तविकता, जहाँ पर अनुभाविक चीज़ें देख रहे हैं, ज़रूरतें देख रहे हैं, चिंताएं देख रहे हैं, समुदाय के लोगों के साथ समर्थन देख रहे हैं और उनकी ओर से समर्थन मांगने के जो तौर तरीके हैं उसकी योजना में अत्यंत आवश्यक जो चीज़ें आप बना रहे हैं वो सभी की सभी आपका समुदाय में विद्यमान जितने भी सद्भाव हैं वो सभी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं और ये पॉइंट है आपके सामने ये कि कह रहा है आपसे कि संघ के अंदर और अपने समुदाय के अच्छे बीच जो है समुदाय के बीच अच्छे संस्कारों को विकसित करना। जरा मुझे बताइए अच्छे संस्कारों को विकसित करना क्या हो सकता है बोलिए, कंफर्म करिए
बताए। व्यवहार सिखाना, मतलब जो सद आचरण बोलते हैं जिसे, वो सब सिखाना, अच्छी ओके, आदतें सिखाना, जैसे बड़ों का सम्मान, ये सब। चलो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ अच्छी संस्कारों की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों को आपको नकारात्मकता नहीं बतानी है, सकारात्मकता, यानी संबंध जो होना चाहिए वो सकारात्मकता होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर कभी कभी संचार की जो प्रक्रियाएं भी होती हैं वो भी संचालित हो जाती हैं। संचार की प्रक्रियाएं भी क्या हो जाती हैं, संचालित हो जाती हैं ऐसी कंडीशन पर। ठीक है। तो प्रभावी पद्धति विकसित होना इसी के अंतर्गत आते हैं। और जब आप उसके भीतर समायोजन और समुदाय के बीच में जब दोनों स्तरों के बारे में आपने साझा या समझ या मूल्यों का क्षेत्र जो है समुदाय का एक व्यापक लेवल पर देखकर आपने उसे एकीकरण कर दिया हो, या आपने सामुदायिक संगठन में समर्पित एसोसिएशन में अनिवार्य कार्य कर दिया हो, तो वातावरण का वहाँ पर विकास होना, एक प्रकार से अच्छे संस्कारों को विकसित करना, यह एक माध्यम माना जाएगा। यह एक माध्यम माना जाएगा। फिर आपका ये भी सही माना जाएगा। और समूहों में सहकारिता की भावना, ये तो आपको ईजिली पता है, लोगों की भावना होनी चाहिए भागीदारी की। संगठन में कार्य रीति की लचीला होना, मतलब कार्य ऐसे हों कि आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सके, तो ये भी आप जान सकते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पर 11 नंबर कह रहा है कि कार्यों को गति समुदाय में विद्यमान दशाओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसा कोई जो भी आप कार्य करें वो अनुरूप, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। और अनुकूल होने का मतलब है कि आपने उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण को तैयार किया है, पर्यावरण स्थापित किया है, और साथ ही साथ आपने उसके आवश्यकता के अनुसार उसको क्या दे रहे हैं, ट्रीटमेंट या उपचार कर रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं का पूर्ति कर रहे हैं, तो यह आपका माना जाएगा। तो इसलिए आपका ये जो जवाब हो जाएगा ये भी सही माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 11 नंबर का। 12 नंबर वगैरह प्रभावशाली नेताओं का विकास करना, यानी नेतृत्व का जो विकास होगा वो भी एक प्रकार से प्रभावशाली माना जाएगा। तो एसोसिएशन का उद्देश्य ही है कि प्रभावी नेताओं को तैयार करना होना चाहिए। ठीक है भाई। तो सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में अगर आपको सुगम बनाना है कोई एक्टिविटी, तो सहायक नेताओं के विकास से एसोसिएशन के माध्यम से परिणाम होने या परिणामप्रद होने में मदद मिलती है इसमें। तो एसोसिएशन और समुदाय दोनों में नैतिकता, जो नैतिक होता है, तो नैतिक बलों का विकास होना चाहिए ऐसी कंडीशन पर। तो ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम यथार्थ परक और नेतृत्व प्रशिक्षण का प्रभावी उपाय कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होनी चाहिए कि एक प्रकार से प्रभावशाली नेताओं का विकास होना चाहिए। एक पॉइंट और देखिए 13, ये लास्ट है। और ये एसोसिएशन में समुदाय में शक्ति की बात करता था, स्थिरता की बात करता था, स्थायित्व की बात करता था, प्रतिष्ठा की बात करता था। तो यानी स्थिरता, सम्मान, जैसे मैं कहूँ शक्ति, स्थायित्व, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों का विकास करता था। तो जहाँ पे समुदाय के समूह के बीच में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता होती है और समुदाय की परियोजना के संबंधित होना चाहिए या होती है, ऐसे में एसोसिएशन की सफल प्राप्ति के लिए काम जो होता है वो सुगम होता है। सुगम का मतलब अच्छा होता है। ठीक है। तो ऐसी बातें आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था आप लोगों के सामने रॉस महोदय के दिशा निर्देशन के 13 सूची, जिसको आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को। एक नाम मैंने बताया था आप लोगों से, आप लोग उसे ध्यान में रखिएगा। डनहम का नाम बताया था मैंने ना। 28 सिद्धांत किसने दिए भाई, बताइए जरा। डनहम ने दिया है। अब डनहम को प्रश्न है, देखो ये अगर आपको ध्यान रखना है तो इन्होंने जो 28 सिद्धांत दिए थे, समुच्चय का सुझाव दिया था। 28 सिद्धांत को क्या बोला था इसने, डनहम। आप यहाँ पर लिख सकते हैं डनहम। 28 सिद्धांत इसके आए और ये 28 सिद्धांत को कहा उसने समुच्चय का सुझाव, समुच्चय का सुझाव। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि डनहम के कुल टोटल 28 सिद्धांत में से 7 सिद्धांत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ, एक कहता है कि लोकतंत्र पर, लोकतंत्र तथा समाज कल्याण होना चाहिए, एक सिद्धांत ये है। लेकिन सिद्धांत नहीं पूछेगा इसमें से कौन सा सिद्धांत है ना, लेकिन आप जानिए यहाँ पर 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं। सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए समुदाय से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, नागरिकों की समझ होनी चाहिए, भागीदारी और व्यावसायिक सेवा होनी चाहिए। चौथे नंबर पर आएगा सहयोग,
5वें नंबर पे आएगा समाज कल्याण कार्यक्रम, 6ठे नंबर पे आएगा समाज कल्याण सेवाएं, 7वें नंबर पर आएगा रोकथाम। तो ये 7 ऐसी सिद्धांत जो बताए थे ऑथर डनहम ने, हालांकि ये शीर्ष पर रखे गए थे 7, ठीक है, सबसे उच्च स्तर पर रखे गए थे, लेकिन जो 28 सिद्धांत है वो डनहम के ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसे समुच्चय का सुझाव भी कहा गया है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए। जी सर। आगे हम एक और बात कर लेते हैं। ट्रेकर के कितने सिद्धांत है? ट्रेकर तो 10 से प्लस ही दे रखा है, 10+। वो सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत में आता है, सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत में आता है ट्रेकर का नाम, ठीक है, समझ में आ गया। एक और बात करते हैं यहाँ पर, एक और नाम, वो नाम है सिद्दीकी जी का। सिद्दीकी जी का, सिद्दीकी जी ने क्या माना है भाई? देखो, सिद्दीकी बेसिकली इसने भी अपने सिद्धांत को 8 सिद्धांत में डिवाइड किया है, अपने सिद्धांत को दिया है 8 भागों में इसने, ठीक है। तो इसने जो 8 भागों में दिया है, एक को कहा कि विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत होना चाहिए, मतलब विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत होना चाहिए, पहली चीज उद्देश्य होने चाहिए, इसने माना। दूसरा इसने माना नियोजन का सिद्धांत, दूसरा इसने माना नियोजन का सिद्धांत। तीसरा इसने कहा कि लोगों की भागीदारी का सिद्धांत। चौथा इसने बोला कि अंतः समूह दृष्टिकोण का सिद्धांत, अंतः समूह दृष्टिकोण का सिद्धांत। अंतः समूह दृष्टिकोण में अगर मैं बात करूं तो एक नाम आपको आता है, अभी एग्जाम में हाल ही पूछा गया था, ये प्रश्न आया था जो नवंबर 2020 में, कि रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक का नाम बताइए। तो रॉबर्ट रेडफील्ड जो पुस्तक है द स्मॉल कम्युनिटी को लेकर उसने बात किया था, तो वो बात किसमें किया है? अंतर समूह दृष्टिकोण के सिद्धांत में ही दिया है इसने, द लिटिल कम्युनिटी बताया है। तो छोटे जो भी छोटे समुदाय हैं उसकी पृथकता, बात को सुनिए, वहाँ पर यही लिखा हुआ था कि रॉबर्ट रेडफील्ड में कौन कौन सी बातें, बात आप ध्यान से यहाँ पे सुन लीजिए, ठीक है। एक था छोटे समुदाय में उसने बताया पृथकता, पृथकता का मतलब होता है अलग करना। दूसरा बताया था छोटे आकार, तीसरा बताया था स्वपर्याप्तता, चौथा बताया था एकरूपता। तो 4 विशेष गुण बताए थे। नोट कर रहे हो कॉपी पर? नोट करिए, लिखिए कॉपी पर। रॉबर्ट रेडफील्ड ने द लिटिल कम्युनिटी में 4 विशेष गुण बताए हैं। नंबर 1 आपका क्या होगा? नोट करिए कॉपी पर। नंबर 1 पर होगा पृथकता, नंबर 2 पर होगा छोटे आकार, नंबर 3 पर होगा स्वपर्याप्तता और नंबर 4 पे होगा एकरूपता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अंतर समूह दृष्टिकोण के सिद्धांत में सिद्दीकी के जो सिद्दीकी का, अच्छा देखो सबका अलग अलग सिद्धांत, जैसे मैंने बताया समुच्चय का सुझाव देने की बात, उसका इनका नाम आता है भाई डनहम का, है ना, मैंने ये बताया, है ना। और मैंने जब बताया आपको मैकलिन का, तो मैकलिन अनुभवों के आधार पे था, मैकलिन अनुभवों के आधार पे अपना सामुदायिक संगठन दिया। और जो रॉस महोदय ने दिया वो दिशा निर्देशन के रूप में दिया, है ना। उसी तरीके से सिद्दीकी जी ने वास्तविक व्यवहारिक स्थिति के बारे में दिया। किसके बारे में दिया? वास्तविक व्यवहारिक स्थिति के बारे में दिया। तो ये भी बात आप लोगों को, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसे नोट डाउन कर लिया करें आप सभी लोग, है ना। और 4 हो गए भाई। और एक 5 नंबर पर था उनका लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली थी। नंबर 6 पर उनका जो सिद्धांत था वो था लचीले संगठन का सिद्धांत था। नंबर 7 पर जो आता था वो संसाधनों का सिद्धांत था। और नंबर 8 पे था उसका संस्कृति दिग्विन्यास का सिद्धांत था, ठीक है। तो ये इन्होंने 8 जो सिद्धांत बताए थे ये सिद्दीकी जी के थे। 4 विशेष जो मैंने अभी अभी बताए हैं गुण, वो द लिटिल कम्युनिटी का है। और ये किसकी पुस्तक का था? रॉबर्ट रेडफील्ड का था। पृथकता, छोटे आकार, स्वपर्याप्तता और एकरूपता, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है भाई। बताइए जरा, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा? बताइए एक बार, कंफर्म करिए कंफर्म करिए एक बार। हेलो, चल। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने देखा। यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए सबका यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो समूह कार्य का भी अंग होता है, व्यक्तिकरण का अंग भी होता है, सामुदायिक संगठन का भी अंग माना जाता है।
तो सहायक प्रणाली होने के नाते, प्राथमिक प्रणाली होने के नाते आपको 3 स्तर के बारे में ध्यान रखना होगा। एक है कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता बेसिकली क्या होता था, इसने कहा कि सामुदायिक संगठनकर्ता की पहले भूमिका को समझिए। तो कार्यकर्ता होना अत्यंत आवश्यक है। तो कार्यकर्ता एक होना चाहिए, तभी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो 3 स्तर पर होता है, उसमें कार्यकर्ता होता है, कम्युनिटी होती है, संस्था होती है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो मार्गदर्शक इसी का नाम है, इसी कार्यकर्ता का मार्गदर्शन के रूप में जाना जाता है, संप्रेषक के रूप में इसे जाना जाता है ना, जाना जाता नहीं जाना जाता बताइए, परिचालन के रूप में जाना जाता है इसे, है ना, लिख लीजिए कॉपी पर। कार्यकर्ता को कितने नाम से जाने जाते हैं, परिचालन के नाम से जाना जाता है, विशेषज्ञता के रूप में जाना जाता है, सलाहकार के रूप में जाना जाता है जिसको आप काउंसलर बोलते हो, और अनुप्राणकता बोले। अनुप्राणकता का मतलब होता है एनिमेटर, मध्यस्थता भी कहीं कहीं इसका नाम दिया जाता है, मध्यस्थता भी, एनिमेटर इसको बोला जाता है। अनुप्राणक, अनुप्राणक आप क्या हैं, अगर किसी से बोले कि आप अनुप्राणक हैं क्या, तो बड़ा अटपटा लगेगा ना उसे, वो सोचेगा कि मैंने कभी सुना ही नहीं, ये है क्या अनुप्राणक, है ना। तो अनुप्राणक हैं आप सभी लोग, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अनुप्राणक है, ठीक है। इसको एनिमेटर भी कहा जाता है, संयोजक भी इसी को कहा जाता है, परामर्शदाता भी कहा जाता है, और प्रतिमान जिसको आप मॉडल के नाम से जानते हैं, मॉडल भी इसी का नाम है, ठीक है। प्रावर्तक भी इसी को कहा जाता है, क्या बोला जाता है इसे, प्रावर्तक। देखिए आपके कितने नाम हैं, देखिए भाई, देख रहे हैं हिंदी वाले बच्चे, है ना। प्रावर्तक के नाम है, प्रेरक के नाम है, देखिए एक कैसे कैसे नाम आ रहे हैं, प्रेरक भी इसी को कहा जाता है। और क्या नाम बोला जाता है बताइए, और भी किसी को याद है, कुछ बोलिए अपने से भी आप लोग। कैटलिस्ट भी कहा जाता है इसको, क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक अभिकर्ता। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक अभिकर्ता। और आप लोग भी बताइए कुछ भाई। और अधिवक्ता के रूप में भी बोला जाता है इसको, अधिवक्ता के रूप में भी सिखाया जाता है, अधिवक्ता। लिख रहे हैं कॉपी पर, बस सुन रहे हैं प्रवचन, हैं। अधिवक्ता। सुसाधक के रूप में भी जाना जाता है, सुसाधक के रूप में भी जाना जाता है इसी को। और बताइए गरिमा। हाँ बिचौलिया भी बोला जाता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी। मेडिटेटर जिसको आप बोलते हैं, मेडिटेटर, बिचौलिया भी कहते हैं आप, वेरी गुड, बिचौलिया। ब्रोकर बोलते हैं। हाँ, और क्या, ब्रोकर तो वो जो अपना सामान जैसे कुछ बेचते हैं उन्हें को ब्रोकर बोला जाता है। ब्रोकर ना कहा जाए तो बेटर रहेगा। एचआर जब हम पढ़ते हैं ना सर, ब्रोकर की भूमिका भी मैंने पढ़ी है, और ब्रोकर से रिलेट भी सर क्वेश्चन आया है 2013 में है सर, 2 साल के अंदर। तो वो नेतृत्व में ब्रोकर आया होगा, जो ब्रोकर आप कह रहे हैं वो नेतृत्व में होगा, इसमें नहीं होगा। हाँ सर, हाँ, वो नेतृत्व की भूमिका में ब्रोकर का, देखो ब्रोकर का अलग मीन्स सेंटेंस निकलता है, बशर्ते वो वहाँ पर यूज में आता है। नेतृत्व में ब्रोकर कैसे होगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की नेतृत्व की भूमिका में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो बताऊंगा, ठीक है, वहाँ पर। और नाम बताइए जरा। और शिक्षक, टीचर तो मैंने बोला ही नहीं था, शिक्षक भी आप हैं। तो इतने तो नाम है आप लोगों के। ट्रेनर भी सर, ट्रेनर भी होता है। ट्रेनर भी कह सकते हो, वेरी गुड, ट्रेनर भी इस नाम है। ट्रेनर शिक्षक में ही आ जाते हैं वैसे, बेसिकली आप ट्रेनर कह सकते हो, चलो कोई बात नहीं, ट्रेनर भी कह सकते हो आप, ट्रेनर। इतने तो सारे आप लोगों के तो रोल भाई हैं, इतने तो रोल मॉडल हैं सामुदायिक संगठन में, है ना। तो ये आपने देखा है, ये समुदाय होता है, यहाँ पे ये कार्यकर्ता होता है, ये सारी इतनी रूप में भूमिका निभा सकता है समुदाय में। फिर समुदाय क्या होता है भाई, अब समुदाय की परिभाषा वही है भाई, जो निश्चित भूभौगोलिक क्षेत्र है, उसी पे कोई समस्या है, उसी समस्या का समाधान करने के लिए आया है, वो समुदाय। अब यहाँ पर ये समुदाय सेवार्थी है, ये समुदाय क्या है भाई, सेवार्थी है। और ये बात किसने बोला है, मैकलिन ने बोला है साफ शब्दों में, अभी आपने सिद्धांत में देखा मैकलिन की, है ना, सेवार्थी में। और तीसरे नंबर पर संस्था, ठीक है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर संस्था है, ठीक है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर संस्था। संस्था आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो ये 3 अंग हैं, आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो मैंने आज जो है आप लोगों का सामुदायिक संगठन के सिद्धांत को समाप्त कर दिया, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया सामुदायिक संगठन के अंग भी। अब आपका रह गया है सामुदायिक संगठन का प्रारूप, है ना, यही रह गया है, और प्लस में थोड़ी सी इतिहास, हिस्ट्री।
तो ये क्लास आपकी जो है कल आप लोगों का हिस्ट्री और प्रारूप दोनों खत्म कर दूंगा, समाप्त। ठीक है, तो आज सिर्फ आपको ये बताया मैंने सामुदायिक संगठन के अंग और सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, बस इतना ही आज आप लोग ध्यान में रखिए, इतनी ही चीजें। ठीक है।